Hi everyone, thanks for joining me on DocSteach. Today we will be discussing one of the most intricate and complex nervous system in the human body, the brachial plexus. उससे पहले कि हम ब्रेकियल प्लेक्सस की एनाटमी स्टार्ट करें, सबसे पहले समझते हैं कि इन टर्म्स का क्या मतलब है। जो हम ब्रेकियल प्लेक्सस की बात कर रहे हैं, ब्रेकियल प्लेक्सस का मतलब क्या है। तो ये दो लफ्ज़ का बना है, हम जानते हैं, ब्रेकियल और प्लेक्सस। ब्रेकियल का मतलब है आर्म, ठीक है, ये ब्रेकियम से निकला है, दैट मीन्स आर्म, एंड प्लेक्सस का मतलब है नेटवर्क, ठीक है। ब्रेकियल का मतलब है आर्म एंड प्लेक्सस का मतलब है नेटवर्क ऑफ इंटरसेक्टिंग नर्व्स। तो ब्रेकियल प्लेक्सस का क्या मतलब हुआ? ब्रेकियल प्लेक्सस का मतलब हुआ नर्व्स का वो नेटवर्क जो अपर लिम्ब को सप्लाई करे, आर्म को सप्लाई करे। उसमें आपका शोल्डर आ जाता है, उसमें आपका फोर लिम्ब आ जाता है, फोर आर्म आ जाता है, आर्म आ जाती है और हैंड आ जाता है। इस टॉपिक को डिटेल में स्टार्ट करने से पहले मैं आपको टिपिकल स्पाइनल नर्व्स बताना चाहूँगा कि वो कैसे बनती है। उसके लिए एक डायग्राम है जो अभी मैं आपके सामने रखूँगा। इसमें हमने लिया है क्रॉस सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। क्रॉस सेक्शन में हमें पता होता है कि स्पाइनल कॉर्ड के दो मेन हॉर्न होते हैं। वैसे तो लेटरल भी होता है कुछ लेवल्स पे, लेकिन दो मेन हॉर्न होते हैं, डॉर्सल हॉर्न एंड द वेंट्रल हॉर्न। डॉर्सल हॉर्न से हमारे पास डॉर्सल रूट निकलती है और वेंट्रल हॉर्न से हमारे पास वेंट्रल रूट निकलती है, ठीक है। डॉर्सल रूट और वेंट्रल रूट दोनों मिल के हमारे पास क्या बनाती हैं? स्पाइनल ट्रंक, या फिर इसको हम कहेंगे स्पाइनल नर्व, स्पाइनल ट्रंक या फिर स्पाइनल नर्व। और ये फिर आगे चल के डिवाइड होती है डॉर्सल रेमस में, जो कि डॉर्सल साइड ऑफ द बॉडी को सप्लाई करेगा, और वेंट्रल रेमस में, जो कि वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी को सप्लाई करेगा, ठीक है। और वेंट्रल रेमस जो है आगे चल के वो डिवाइड होगा लेटरल ब्रांच में और एंटीरियर ब्रांच में, जो कि लेटरल साइड ऑफ द बॉडी एंड एंटीरियर साइड ऑफ द बॉडी को सप्लाई करेगा। आप सोच रहे होंगे कि ये डॉर्सल रूट गैंग्लियन जहाँ पर मौजूद है डॉर्सल रूट में और वेंट्रल रूट में मौजूद नहीं है, क्योंकि डॉर्सल रूट जो है वो मेनली कंपोज्ड ऑफ सेंसरी न्यूरॉन्स। तो इसके अंदर हमारे पास जो गैंग्लियन बन रहा होता है उसमें हमारे पास सेल बॉडीज़ होती हैं सेंसरी न्यूरॉन्स की, ठीक है। और वेंट्रल रूट के साथ जो मोटर न्यूरॉन चल रहे होते हैं, क्योंकि ये जो है वो सिग्नल जो है वो स्पाइनल कॉर्ड से लेकर बॉडी मसल्स तक ले जा रहा होता है, मोटर न्यूरॉन होते हैं। तो इसके जो सेल बॉडीज़ होते हैं वो आपको वेंट्रल हॉर्न में ही मिलेंगे, तो इसलिए यहाँ पर हमारे पास गैंग्लियन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये था हमारे पास स्पाइनल नर्व कैसे बनती है, जो आपने याद करनी है, ठीक है। और इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि आपने वेंट्रल रेमस याद रखना है, और याद ना हो या ना हो, लेकिन आपको वेंट्रल रेमस लाजमी याद रखना है, क्योंकि हमारे पास ब्रेकियल प्लेक्सस में सिर्फ वेंट्रल रेमस का काम आने वाला है। तो आइए ब्रेकियल प्लेक्सस को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ब्रेकियल प्लेक्सस में आपने क्या याद रखना है? वेंट्रल रेमस को याद रखना है, स्पाइनल नर्व के वेंट्रल रेमस को। तो ब्रेकियल प्लेक्सस में हमारे पास जो हैं C5, C6, C7, C8 और T1, यानी C5 से लेकर T1 के जो टिपिकल स्पाइनल नर्व्स हैं उनका वेंट्रल रेमस इन्वॉल्व होता है। ये आपने बात याद रखनी है, क्या इन्वॉल्व होता है? वेंट्रल रेमस इन्वॉल्व होता है, ठीक है। और इनको यहाँ पर हमने नाम दिया है, इन वेंट्रल रेमस को हमने रूट्स का नाम दिया है। ये वो वाली रूट्स नहीं है जो हमने डोर्सल रूट और वेंट्रल रूट निकाली थी हॉर्न से स्पाइनल कॉर्ड की, ये वो वाली नहीं है। यहाँ पर हमने इनको वेंट्रल रूट्स का नाम दिया है। तो C5 से T1, ठीक है। तो अब इनमें से हमारे पास जो C5 और C6 की जो रूट्स हैं वो आपस में मिलेंगी, फ्यूज़ होंगी और हमारे पास ट्रंक बनाएंगी, ठीक है। और उसके बाद एक C7 है जो कि एक अलग ही ट्रंक बनाएगी, जो अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और C8 और T1 है जो हमारे पास एक और ट्रंक बनाएंगी। तो आपने क्या याद रखना है कि हमारे पास सारा सिस्टम जो है वो रूट्स से शुरू हो रहा है। वेंट्रल रेमस, जो कि वेंट्रल रेमस है एक्चुअली, C5 से T1 के वेंट्रल रेमस हैं। तो अभी देखें, तो हमारे पास जो C5 और C6 के जो रूट्स हैं वो ज्वाइन होकर ट्रंक बनाएंगे, ठीक है। और ट्रंक से हमारे पास डिवीजन बनेंगे, डिवीजन से हमारे पास कॉर्ड्स बनेंगी और कॉर्ड्स से हमारे पास ब्रांचेस बनेंगी। तो आपने ये सीरीज़ याद रखनी है, रूट से ट्रंक बनेंगे, ट्रंक से डिवीजन बनेंगे, डिवीजन से कॉर्ड बनेंगे, कॉर्ड से ब्रांचेस बनेंगे। तो आप ये कैसे याद रख सकते हैं? इसके लिए मैं आपको एक निमोनिक दे देता हूँ, आप याद करें, रीड दैट डैम कडावर बुक, रीड दैट डैम कैडावर बुक। तो ये न्यूमेरिक से अगर आपने सीरीज़ याद करनी है, रूट्स, ट्रंक, डिवीजन, कॉर्ड्स, ब्रांचेस, तो ये निमोनिक है इसको याद करने का। तो अब शुरू करते हैं। तो C5 और C6 की जो रूट्स हैं वो आपस में ज्वाइन होकर क्या बनाएंगी? अपर ट्रंक बनाएंगी। C7 की जो रूट है वो कंटिन्यू करेगी मिडिल ट्रंक में खुद से, किसी के साथ ज्वाइन नहीं करेगी। एंड C8 और T1 की जो रूट है वो ज्वाइन होकर हमारे पास लोअर ट्रंक बनाएगी।
तो इतनी बात आपने अभी तक याद रखनी है। उसके बाद जो है हमारे पास ट्रंक जो है वो डिवीजन्स में टूट रही थी। अब हर एक ट्रंक से 2 डिवीजन निकलेंगी, एंटीरियर डिवीजन, पोस्टीरियर डिवीजन। तो अपर ट्रंक की एंटीरियर डिवीजन टूटेगी और पोस्टीरियर डिवीजन, मिडिल ट्रंक से एंटीरियर डिवीजन निकलेगी और पोस्टीरियर डिवीजन निकलेगी, लोअर ट्रंक से एंटीरियर डिवीजन निकलेगी और पोस्टीरियर डिवीजन निकलेगी। डिवीजन के बाद हमने बोला कि कॉर्ड्स बनेंगे, ठीक है। अब कॉर्ड्स कैसे बनेंगे? कॉर्ड्स में हमारे पास डिवीजन की फ्यूजन होगी और उससे हमारे पास कॉर्ड्स बनेंगे। अब डिवीजन की फ्यूजन किस सीक्वेंस में होगी वो देख लेते हैं। तो हमारे पास अपर ट्रंक का एंटीरियर डिवीजन और मिडिल ट्रंक का एंटीरियर डिवीजन। कैसे? अपर ट्रंक का एंटीरियर डिवीजन और मिडिल ट्रंक का एंटीरियर डिवीजन, ये दोनों फ्यूज़ करके लैटरल कॉर्ड बनाएंगे। एक कोड बनाएंगे जिसको हमने क्या कहा है? लैटरल कॉर्ड, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो जितनी भी पोस्टीरियर डिवीजन है, अपर ट्रंक हो, मिडिल ट्रंक हो, लोअर ट्रंक हो, तीनों की जो पोस्टीरियर डिवीजन है, ठीक है, देखें, पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ अपर ट्रंक, पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ मिडिल ट्रंक एंड पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ लोअर ट्रंक, दीज ऑल फ्यूज टू फॉर्म द पोस्टीरियर कॉर्ड, while the anterior division, the only anterior division of lower trunk that was left continues as the medial cord। और ये 3 कॉर्ड्स बन जाएंगी, लैटरल कॉर्ड, पोस्टीरियर कॉर्ड, मीडियल कॉर्ड, ठीक है। ये 3 आपने याद रखनी है। अब इनसे फिर ब्रांचेस निकलेंगी, ठीक है। उस ब्रांचेस को डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हम इनको लैटरल कॉर्ड को लैटरल क्यों कहते हैं, पोस्टीरियर कॉर्ड को पोस्टीरियर क्यों कहते हैं और मीडियल कॉर्ड को मीडियल क्यों कहते हैं। तो इनका नाम कुछ इस तरीके से पड़ा क्योंकि इनका जो रिलेशन है, कॉर्ड्स का जो रिलेशन है वो हमारे पास किसके? एक्सिलरी आर्टरी से, एक्सिलरी आर्टरी के भी सेकंड पार्ट से। सो कॉर्ड्स आर नेम्ड सो बिकॉज दे आर रिलेटेड टू द सेकंड पार्ट ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी। If the cord is lateral to the second part of the axillary artery, that is known as lateral cord. If the cord is posterior to the second part of the axillary artery, it was named posterior cord. And if the cord is medial to the second part of the axillary artery, that is named medial cord. तो इस तरीके से हमने इन तीनों को नाम दिए। और ये जो सेकंड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी आपको कहाँ मिलेगी? जो आपका पेक्टोरालिस माइनर मसल है, जब आप मसल्स पढ़ेंगे तो उस आपको समझ आएगा, उसके पीछे मिलेगी, पोस्टीरियर टू पेक्टोरालिस माइनर मसल मिलेगी। तो ये था हमारे पास कॉर्ड्स के बारे में, ठीक है। तो अब आ जाते हैं ब्रांचेस पे। तो लैटरल कॉर्ड से हमारे पास 3 मेन ब्रांचेस निकलेंगी। लैटरल कॉर्ड से 3 मेन ब्रांचेस निकलेंगी जिसको हमने नाम दिया है लैटरल पेक्टोरल नर्व, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, लैटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व। आई विल टेल यू द निमोनिक्स टू मेमोराइज ऑल ऑफ दीज। उसके बाद पोस्टीरियर कॉर्ड से हमारे पास रेडियल नर्व निकलेगी, थोरैकोडोर्सल नर्व निकलेगी, अपर सब स्कैपुलर नर्व निकलेगी, लोअर सब स्कैपुलर नर्व निकलेगी और एक्सिलरी नर्व निकलेगी। मीडियल कॉर्ड से हमारे पास 5 ब्रांचेस निकलेंगी, मीडियल पेक्टोरल नर्व, मीडियन क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, मीडियन क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, ठीक है, मीडियल पेक्टोरल नर्व एंड मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म एंड मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व एंड द अल्नार नर्व। तो इन सबको याद करना बहुत मुश्किल होता है, तो इसके लिए मैं आपको एक निमोनिक दे देता हूँ। ब्रांचेस जो लैटरल कॉर्ड की ब्रांचेस हैं, देखें लैटरल कॉर्ड की 3 ब्रांचेस हैं, लैटरल पेक्टोरल नर्व, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, लैटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व। तो इनको याद करने के लिए आप एक निमोनिक याद कर लें, लैटरल कॉर्ड। इनको याद करने के लिए आप एक निमोनिक याद कर लें, लव मी लूसी। लैटरल पेक्टोरल नर्व, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व एंड लास्ट लूसी से लैटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व। तो ये आ गया आपका लैटरल कॉर्ड का निमोनिक, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास पोस्टीरियर कॉर्ड। तो पोस्टीरियर कॉर्ड के हमारे पास 5 ब्रांचेस हैं। तो इसको कैसे याद करेंगे? इसको हम याद करेंगे अल्ट्रा। पोस्टीरियर कॉर्ड को याद करने के लिए आपने क्या याद रखना है निमोनिक? दैट इज अल्ट्रा। और अल्ट्रा से कैसे? अपर सब स्कैपुलर नर्व, इस एल से लोअर सब स्कैपुलर नर्व, थोरैकोडोर्सल नर्व, रेडियल नर्व, एक्सिलरी नर्व, ठीक है। अपर सब स्कैपुलर नर्व, लोअर सब स्कैपुलर नर्व, थोरैकोडोर्सल नर्व, रेडियल नर्व एंड एक्सिलरी नर्व। तो ये हो गया पोस्टीरियर कॉर्ड के अल्ट्रा, ULTRA, ठीक है। उसके बाद आ गई लास्ट मीडियल कॉर्ड। मीडियल कॉर्ड की 5 ब्रांचेस कैसे याद करेंगे? दैट्स वेरी इजी। M4U, 4 M है और 1 U है, ठीक है। 4 M है और 1 U है। तो हम मीडियल कॉर्ड को कैसे याद करेंगे? M4U,
4 एम है और एक यू है। तो 4 एम से क्या होगा, मीडियल पेक्टोरल नर्व, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म एंड मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व, एंड लास्ट यू से हमारे पास क्या है, अल्नार नर्व। तो ये इस तरीके से आप इसकी ब्रांचेज याद रख सकते हैं। तो ये ओवरऑल आपका ब्रेकियल प्लेक्सस है। इसमें छोटी छोटी और बातें हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन ये ओवरऑल आपका ब्रेकियल प्लेक्सस है। उसके अलावा हमने जैसा कहा था कि ये हमारे पास रूट्स होती हैं, ट्रंक्स होती हैं ब्रेकियल प्लेक्सस में, फिर डिवीजन, कॉर्ड्स और ब्रांचेज होती हैं। अब इनको अगर हम क्लेविकल के रिलेशन से देखें तो रूट और ट्रंक जो हैं, रूट्स और ट्रंक जो हैं वो सुप्रा क्लेविकुलर हैं। सुप्रा क्लेविकुलर मतलब कि ये क्लेविकल के ऊपर मौजूद हैं। दीज आर प्रेजेंट, रूट्स एंड ट्रंक्स आर प्रेजेंट अबव द क्लेविकल एंड specifically in the posterior triangle of the neck. So roots and trunk is supraclavicular part of the brachial plexus. ठीक है। और डिवीजन की अगर मैं बात करूं तो डिवीजन इज रेट्रोक्लेविकुलर, सो इट इज़ बिहाइंड द क्लेविकल। और अगर मैं कॉर्ड्स एंड ब्रांचेस की बात करूं तो दीज आर प्रेजेंट बिलो द क्लेविकल, सो दीज आर इंफ्राक्लेविकुलर पार्ट। तो हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इसको, रूट्स एंड ट्रंक सुप्राक्लेविकुलर, डिवीजन्स रेट्रोक्लेविकुलर, कॉर्ड्स एंड ब्रांचेस इंफ्राक्लेविकुलर पार्ट अकॉर्डिंग टू द क्लेविकुलर रिलेशंस। ठीक हो गया। अब मैं रूट्स एंड ट्रंक की बात करूं तो हमने कहा रूट्स जो हैं और ट्रंक जो हैं वो सुप्राक्लेविकुलर मौजूद हैं। तो अगर मैं रूट्स को मसल के हिसाब से बताऊं तो वो कहाँ मौजूद होंगे, तो रूट्स जो होंगे वो आपका जो स्केलिनस एंटीरियर मसल है उसके अंदर मौजूद होंगे, यानी दीज आर प्रेजेंट, रूट्स आर प्रेजेंट डीप टू द स्केलिनस एंटीरियर मसल, while trunks are present in cleft between the scalenus medius and scalenus anterior muscle। ठीक आ गया। यानी कैसे, अगर मैं बात करूं, ये मेरा स्केलिनस मीडियस मसल है और ये मेरे पास स्केलिनस एंटीरियर है। ये स्केलिनस एंटीरियर है, ये स्केलिनस मीडियस है, ये फ्रंट पे है, ये बैक पे। तो इनके दरमियान जो क्लेफ्ट होगा तो वहाँ पर आपको क्या मिलेंगी, ट्रंक मिलेगी। ठीक है। और हमारे पास स्केलिनस एंटीरियर के डीप में हमारे पास क्या मिलेगा, हमारे पास रूट्स मिलेंगी। तो ये हमारे पास अकॉर्डिंग टू मसल्स रिलेशनशिप था। बाकी आपने याद क्या करना है, रूट्स एंड ट्रंक सुप्राक्लेविकुलर, डिवीजन रेट्रोक्लेविकुलर, कॉर्ड्स एंड ब्रांचेस आर इंफ्राक्लेविकुलर। ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। तो हमने रिलेशन कर लिए सुप्राक्लेविकुलर पार्ट से, जो कि मैं यहाँ पर लिख दी हैं। ठीक है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैं आपको ये पेज का लिंक शेयर कर दूंगा जहाँ पर आपको ये प्रॉपर नोट्स मिल जाएंगे। अभी आ जाते हैं इन ब्रांचेस की रूट्स वैल्यूज़, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपको क्लिनिकल एनाटमी में काम आएंगी, और इसके अलावा बहुत सारे MCQs आपके रूट्स वैल्यूज़ से भी बनते हैं। तो ये जो हमने ब्रांचेस करी हैं हर एक कॉर्ड से जो निकली हैं, तो इनकी रूट वैल्यूज़ हम कैसे फाइंड करेंगे। रूट वैल्यूज़ रटनी नहीं है, आपने समझनी है। तो अगर मैं रूट वैल्यू पहले लेटरल कॉर्ड की ब्रांचेस की करूं तो रूट वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। आप देखें, ये जितनी भी ब्रांचेस हैं कहाँ से निकल रही हैं, लेटरल कॉर्ड से निकल रही हैं। ये जितनी भी ब्रांचेस हैं ये कहाँ से निकल रही हैं, लेटरल कॉर्ड से निकल रही हैं। और लेटरल कॉर्ड कहाँ से आ रही है, आपके अपर ट्रंक और मिडिल ट्रंक की एंटीरियर डिवीजन से आ रही है। और अपर ट्रंक और मिडिल ट्रंक कहाँ से बन रही है, C5, C6 और C7 रूट से बन रही हैं। ठीक है। तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन से जो आगे चल के हमारे पास ब्रांचेस निकल रही हैं, ठीक है, वो लेटरल कॉर्ड की निकल रही हैं। तो इनकी अगर रूट वैल्यू में बनाऊं तो वो क्या बनेगी, C5, C6 एंड C7। हो गई याद लेटरल कॉर्ड की सारी ब्रांचेस की रूट वैल्यूज़। ठीक है। पोस्टीरियर कॉर्ड पे हम बाद में आते हैं। ठीक है। पहले बात करते हैं मीडियल कॉर्ड की। पहले हम क्या बात करेंगे, पहले बात करेंगे हम मीडियल कॉर्ड की रूट वैल्यूज़ की। तो इसको कैसे निकालेंगे हम, सारी ब्रांचेस जो हैं वो कहाँ से निकल रही है। देखिए मीडियल कॉर्ड हमारे पास कैसे बन रहा है, एंटीरियर डिवीजन से बन रहा है। ठीक है। और एंटीरियर डिवीजन हमारे पास कहाँ से निकल रही है, लोअर ट्रंक से। लोअर ट्रंक की एंटीरियर डिवीजन है, और लोअर ट्रंक कैसे बन रहा है हमारे पास, C8 और T1 से। ठीक है। तो बहुत सिंपल है। तो हमारे पास की रूट वैल्यू क्या आ गई, C8 और T1। क्या आ गई, C8 और T1। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, छोटी सी बात एक्स्ट्रा है। ये सारी जो ब्रांचेज हैं M से आ रही हैं, ये सारी C8 से T1 है। लेकिन जो हमारी अल्नर नर्व है, ठीक है, इसके अंदर जो हैं छोटे छोटे फाइबर, थोड़े से फाइबर जो हैं वो C7 से भी आ रहे थे, जो यहाँ पर मेंशन नहीं है। ठीक है। तो इसकी रूट वैल्यू में हम C7 भी ऐड करेंगे। ठीक है। अल्नर नर्व रिसीव सम माइन्यूट फाइबर्स ऑफ C7, सो इट्स रूट वैल्यू विल बी C7, C8 एंड T1। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मेनली जो सारी ब्रांचेज हैं उनकी रूट वैल्यू क्या है, अगर मैं पहली 4 की लिखूँ तो उनकी रूट वैल्यू C8 से T1। ठीक है। और अल्नर नर्व की लिखूँ तो ये होगी C7,
C8 and T1, क्योंकि there are some minute fiber coming from the C7, coming from the posterior division of C7। तो ये अल्नर नर्व की रूट वैल्यू। तो हमारे पास मीडियल कॉर्ड की रूट वैल्यूज़ भी हो गई, हमारे पास लेटरल कॉर्ड की रूट वैल्यूज़ भी हो गई। अब आते हैं हम पोस्टीरियर कॉर्ड की रूट वैल्यूज़ पे। तो पोस्टीरियर कॉर्ड में थोड़ा सा फंडा है जो आपने याद रखनी है। आपने याद रखनी है मेन ब्रांच जो पोस्टीरियर कॉर्ड की है वो हमारे पास है रेडियल नर्व, ठीक है, रेडियल नर्व। आपको पता होना चाहिए रेडियल हमारे पास जो पोस्टीरियर कॉर्ड है वो कैसे बन रही है, वो अपर ट्रंक, मिडिल ट्रंक, लोअर ट्रंक तीनों की पोस्टीरियर डिवीजन को मिला के बन रही है। तो इस हिसाब से अब तीनों ट्रंक इन्वॉल्व हैं तो ये सारी रूट वैल्यूज होनी चाहिए C5 से लेकर T1। तो बिल्कुल ऐसा ही है। तो रेडियल नर्व की हम C5, C6, C7, C8 एंड T1, C6, C7, C8 एंड T1, ये सारी रूट वैल्यूज रेडियल नर्व ने आएंगी। तो और आपने एक बात ये भी याद रखनी है कि रेडियल नर्व इज द लार्जेस्ट ब्रांच ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस, ठीक है, लार्जेस्ट ब्रांच, ठीक है, आपने ये याद रखनी है। उसके बाद हमारे पास है बाकी थोरैकोडोर्सल नर्व। थोरैकोडोर्सल नर्व की हमारे पास रूट वैल्यू होगी C6, सारी नहीं आएंगी, C6, C7, C8। उसके बाद हमारे पास है अपर एंड लोअर सब स्कैपुलर नर्व, जिनमें सिर्फ C5, C6 और एक्सलरी नर्व, ये तीनों जो हैं अपर सब स्कैपुलर, लोअर सब स्कैपुलर एंड एक्सलरी नर्व, तीनों की जो रूट वैल्यूज़ होंगी वो होंगी C5 एंड C6 ओनली, ठीक है। तो ये थोड़ी बहुत एक्सेप्शन थी जो मैंने आपको समझा दी। रेडियल नर्व इज द लार्जेस्ट ब्रांच एंड कंटेन्स ऑल द रूट वैल्यूज ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस, while the thoracodorsal nerve contains C6, C7 and C8 only, while the upper subscapular nerve, lower subscapular nerve and axillary nerve contains C5 and C6 roots only, ठीक है। तो आपने ये याद रखनी है। पोस्टीरियर कॉर्ड में ये रूट वैल्यूज़ का डिफरेंस क्यों है, ये सवाल बनता है हमारा। तो इसका जवाब ये है कि तो पोस्टीरियर कॉर्ड की जो ब्रांचेज हैं वो मेनली जो है पोस्टीरियर डिवीजन से ड्राइव हो रही हैं। देखें एंटीरियर डिवीजन इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है, पोस्टीरियर डिवीजन सारी इन्वॉल्व हैं, ठीक है, पोस्टीरियर कॉर्ड बनाने में। तो कुछ ब्रांचेस कहीं पर मिस हो रही हैं, किसी रूट वैल्यूज़ में कंप्लीट रूट वैल्यूज़ नहीं आ रही, किसी नर्व में कंप्लीट रूट वैल्यूज़ नहीं आ रही। तो इसका रीज़न ये है कि दी ओनली पोस्टीरियर डिवीजन आर इन्वॉल्व, नॉट द एंटीरियर। अगर एंटीरियर डिवीजन सारी इन्वॉल्व होती तो हम सीधा सबका C5 से T1 करते, ठीक है। तो ये रूट वैल्यूज़ आपने इस तरीके से याद करनी है। तो आपने सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा यहाँ पर कंसंट्रेट करना है थोरैकोडोर्सल नर्व और इन तीन में, और एक यहाँ पर अल्नर नर्व की बात याद रखनी है। बाकी सिंपल आप पीछे जाके रूट वैल्यूज़ को मेमोराइज़ कर सकते हैं। तो ये थी आपकी रूट वैल्यूज़। इन ब्रांचेस के अलावा कुछ ब्रांचेस ऐसी भी हैं जो कॉर्ड से और डिवीजन से नहीं निकलती बल्कि डायरेक्ट ट्रंक से निकल रही होती हैं या फिर रूट से निकल रही होती हैं। तो ये हमारे पास अगर हम सबसे पहले बात करें रूट्स की तो हमारे पास C5 रूट से एक ब्रांच निकलती है, ठीक है, जिसका नाम है डॉर्सल स्कैपुलर नर्व या फिर नर्व टू रोम्बॉइड। एक ब्रांच हमारे पास C5 रूट से निकलती है जिसको हमने नाम क्या दिया है, डॉर्सल स्कैपुलर नर्व या फिर नर्व टू रोम्बॉइड्स और मसल्स, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास C5, C6 और C7 इन तीनों रूट से मिला के एक ब्रांच निकल रही होती है। अगर मैं तीनों को मिलाऊं ये तीनों मिलेंगी, ठीक है, और इन तीनों से एक ब्रांच निकलेगी, उसका नाम है हमारे पास लॉन्ग थोरेसिक नर्व। क्या नाम है, लॉन्ग थोरेसिक नर्व। और ये लॉन्ग थोरेसिक नर्व किसको इनर्वेट करेगी, किस मसल को सप्लाई करेगी, दैट इज सेरेटस एंटीरियर मसल, सेरेटस एंटीरियर मसल, ठीक है। तो ये रूट से हमारे पास दो ब्रांचेस हमने बताई, कौन सी, डॉर्सल स्कैपुलर नर्व फ्रॉम द C5 रूट एंड फ्रॉम C5, C6 एंड C7 तीनों से मिलके एक ब्रांच बन रही होती है रूट से, लॉन्ग थोरेसिक नर्व, एंड दैट सप्लाई द सेरेटस एंटीरियर मसल। तो आपने ये दो बातें याद रखनी है। और इसके अलावा हमारे पास जो अपर ट्रंक है, अपर ट्रंक से जो है वो हमारे पास दो ब्रांचेज निकल रही होती हैं, एक ब्रांच ऊपर जा रही होती है और एक ब्रांच नीचे जा रही होती है। एक ब्रांच अपर ट्रंक से ऊपर जा रही होती है और एक ब्रांच हमारे पास नीचे जा रही होती है, ठीक है, दो ब्रांचेज निकल रही होती है। जो ऊपर ब्रांच निकल रही होती है उसको नाम देते हैं हम सुप्रा स्कैपुलर नर्व। क्या नाम देते हैं, सुप्रा स्कैपुलर नर्व, ठीक है। और जो नीचे जा रही होती है उसको हम क्या नाम देते हैं, नर्व टू सबक्लेवियस, नर्व टू सब
क्लेवियस। तो हमने दो बातें देखी, सुप्रास्कैपुलर नर्व ऊपर जा रही है, अपर ट्रंक से जा रही है, तो अपर ट्रंक किससे बन रही है? C5 C6 रूट से, ठीक है। तो सुप्रास्कैपुलर नर्व की रूट वैल्यू क्या होगी? C5 एंड C6। नर्व टू सब क्लेवियस भी अपर ट्रंक से निकल रही है और इन दोनों रूट से ये अपर ट्रंक बन रही है, तो इसकी भी हमारे पास रूट वैल्यू क्या होगी? C5 C6। तो आपने ये बातें याद रख ली, ठीक है। और हमारे पास डोर्सल स्कैपुलर नर्व डायरेक्टली C5 से निकल रही है, तो इसकी जो रूट वैल्यू होगी सिर्फ और सिर्फ C5 होगी, और लॉन्ग थोरेसिक नर्व की जो रूट वैल्यू होगी वो होगी C5 C6 C7, क्योंकि तीनों से बन के ये नर्व बन रही है, ठीक है। तो ये बातें आपने याद रखनी है। उसके अलावा एक बात और बतानी है मुझे, एक बात और ये है कि कभी कभी क्या होता है, जो हमारा ब्रेकियल प्लेक्सस है, ब्रेकियल प्लेक्सस नॉर्मली कैसे बन रहा था? अगर नॉर्मली आपको दिखाया मैंने कि C5 से लेकर T1 रूट से बन रहा था, लेकिन कभी कभी क्या होता है हमारे पास जो ब्रेकियल प्लेक्सस है वो C4 से लेकर C8 रूट से बन रहा होता है, ठीक है। C4 से लेकर C8 रूट से बन रहा होता है, जिसमें हमारे पास T1 चला जाता है और एक स्टेप ऊपर आ जाता है, तो 1 स्टेप अहेड, ठीक है, 1 स्टेप अहेड, 1 स्टेप अहेड या फिर अबव, ठीक है। तो ऐसा ब्रेकियल प्लेक्सस जो C4 से लेकर C8 की रूट तक से बने, तो उसको हम कहते हैं प्री फिक्स्ड ब्रेकियल प्लेक्सस, प्री फिक्स्ड ब्रेकियल प्लेक्सस, ठीक है। और कभी कभी फिर ऐसा भी हो जाता है कि हमारे पास जो ब्रेकियल प्लेक्सस बन रहा होता है वो एक स्टेप नीचे आ जाता है, यानी कि C6 से, वैसे C5 से स्टार्ट हो रहा था, ठीक है, एक स्टेप ऊपर गए तो C4 हुआ। अगर एक स्टेप नीचे जाएंगे, C5 से नॉर्मली स्टार्ट हो रहा था, तो अभी एक स्टेप नीचे जाएंगे तो C6 से बनेगा। वैसे T1 पे ख़त्म हो रहा था तो अब T2 पे ख़त्म होगा, तो C6 से T2 जाएंगे तो 1 स्टेप बिलो, 1 स्टेप बिलो। तो ऐसे ब्रेकियल प्लेक्सस को हम क्या नाम देते हैं? पोस्ट फिक्स्ड ब्रेकियल प्लेक्सस, पोस्ट फिक्स्ड ब्रेकियल प्लेक्सस। अब यहाँ पर हमारा ब्रेकियल प्लेक्सस कंप्लीट होता है, ठीक है। अब हमारे पास ब्रेकियल प्लेक्सस की सिर्फ और सिर्फ क्लिनिकल एनाटमी रहती है, जिसमें हम दो तरह की इंजरीज करेंगे, अपर ट्रंक इंजरी और लोअर ट्रंक इंजरी, जो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, अंटिल नेक्स्ट टाइम।